हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों महिला परीक्षा की तैयारी चल रही है जिसमें हम आप लोगों के लिए मॉडल टेस्ट पेपर ला रहे हैं, तो ये उसका जो है 9वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों अगर आपने हमारा जो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप महिला प्लेलिस्ट नामक जो है महिला परीक्षा नामक प्लेलिस्ट बना है, आप वहां से जाकर सारे वीडियो देख सकते हो। और भी हम जो है डिफरेंट टाइप के वीडियो बना के रखे हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को जो है शेयर जरूर करना ताकि सब बाकी लोग भी इसकी तैयारी कर पाए। साथियों अगर आपको ये वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो यूट्यूब में क्वालिटी बढ़ाने का जो है ऑप्शन दिया गया है, तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हो, तभी आपको ये वीडियो जो है अच्छे से और क्लियर दिख सकता है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो क्लियर दिख रहा है तो आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन में है 1985, 1987, 1989, 1990। तो इसका राइट आंसर है 1985। चलिए साथियों इसमें जो है अगर आप जो है अपना जो है परखना चाहते हो कि आप कितना तैयारी हुआ है आपका, तो आपको मेरे बताने से पहले आपका अपना आंसर सोच लेना है। तो आपको अपने आप जो है आप जज कर सकते हो कि आपका कितना तैयारी हुआ है। आप कमेंट करके बता सकते हो या नहीं भी बता सकते हो कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है साथियों, मेरे बताने से पहले जो है आप भी आंसर सोच लीजिएगा। अगला है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2016, 2015, 2014, 2010। तो इसका जो राइट आंसर है 2010 में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत परिवार में दूसरी बेटी के जन्म पर माता पिता को 5,000 रुपये प्रतिवर्ष 5 वर्ष तक के लिए दिए जाते हैं? कौन सी योजना में? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, लाडली योजना, सुकन्या योजना, समेकित बाल विकास योजना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाडली योजना। अगला प्रश्न देखते हैं यहां पे। 15 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं को पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा तथा अनौपचारिक पूर्व स्कूल शिक्षा निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं? तो ऑप्शन में सुकन्या योजना, समेकित बाल विकास सेवा योजना, किशोरी शक्ति योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। तो किस योजना के तहत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है समेकित बाल विकास सेवा योजना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की पोषण तथा स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य है? ऑप्शन में लाडली योजना, सुकन्या योजना, समेकित बाल विकास योजना, किशोरी शक्ति योजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है समेकित बाल विकास सेवाएं योजना। बात हो गया वो बाल विकास सेवा योजना। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के पोषाहार स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने तथा उन्हें गृह आधारित व्यावसायिक कुशलताओं से सुसज्जित करने एवं उनमें सुधार लाने के लिए उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई जा रही है? ठीक है साथियों, प्रश्न को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ऑप्शन है किशोरी शक्ति योजना, लाडली योजना, सुकन्या योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है साथियों, तो चारों ऑप्शन में से देख लेते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो इस प्रश्न के जो है सही आंसर है वो है किशोरी शक्ति योजना। ठीक है साथियों, इससे पहले भी आपने जो है प्रश्न देखा तो इन तीनों में प्रश्नों में जो है कुछ कुछ डिफरेंस है। आप इन तीनों प्रश्नों को एक बार और अच्छे से देखिएगा साथियों। ठीक है, रिपीट करके आप अच्छे से देखिएगा, तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अगला है निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को शामिल किया जाएगा? ऑप्शन में समेकित बाल संरक्षण योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, सुकन्या योजना, किशोरी शक्ति योजना। तो इसका जो राइट आंसर है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2015 को पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन में सुकन्या समृद्धि योजना खाता योजना, लाडली योजना, समेकित बाल विकास सेवा योजना, समेकित बाल संरक्षण योजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सुकन्या समृद्धि खाता योजना। ठीक है साथियों, इसको भी देख लेना, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आप इसको प्रश्नों को अच्छे से देख लेना है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? 2015 से पानीपत से शुरू हुआ है। ठीक है साथियों, किनके द्वारा शुरू किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यहाँ पे ये 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं।
तो इसको भी आपको ध्यान में रखिएगा। अगला है, घटते लिंग अनुपात की समस्या को कम करने तथा लड़की के जन्म प्रति समाज की सोच को बदलने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ जनवरी 2015 को किया गया? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फिर से बन गया, यहाँ पे देख सकते हो, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, हरियाणा कन्या कोष योजना, सुकन्या योजना, लाडली योजना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। क्योंकि साथियों यहाँ पे देखा जा सकता है कि हरियाणा, पंजाब हरियाणा जैसे जो राज्य है वहाँ जो है लिंग अनुपात बहुत ही कम है। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही अच्छा है। अगर भारत का अगर एवरेज देखा जाए तो हरियाणा पंजाब में जो है बहुत ज़्यादा लिंग अनुपात कम है, यानी कि लड़कियाँ बहुत कम पैदा होती वहाँ। अब जो है धीरे धीरे वहाँ योजना चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो है आप देख सकते हो राजस्थान भी है वैसी इलाका है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत 1500 रुपये की सहायता अनुसूचित जाति जनजाति परिवार की प्रत्येक गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र प्रसव हेतु दी जाती है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, परिवार कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना या सुकन्या योजना? तो इसका जो राइट आंसर है जननी सुरक्षा योजना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कारण समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं? ऑप्शन में है जब एक निषेचित अंडे का 2 भागों में विभाजन हो जाता है तथा दोनों भाग अलग हो जाए। अगला है जब एक शुक्राणु 2 अंडाणुओं का निषेचन करता है, जब 2 अंडाणु एक शुक्राणु का निषेचन करे, या जब बिना निषेचन के भ्रूण बनता है। तो किस में ये होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जब एक निषेचित अंडे का 2 भागों में विभाजन हो तथा दोनों भाग अलग हो जाए तभी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भवती स्त्रियों में सामान्य ब्लड ग्रुप की जांच के अलावा रक्त के एक और तत्व की जांच की जाती है जो बहुत आवश्यक है, इसे कहा जाता है। तो वो कौन सा तत्व है रक्त का एक तत्व? ऑप्शन में है RH कारक जांच, ल्यूकोसाइट जांच, एरिथ्रोसाइट जांच या लिम्फोसाइट जांच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, RH कारक जांच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को निम्नलिखित में से किस संरचना द्वारा पोषक तत्व मिलता है? ऑप्शन में है फेलोपियन ट्यूब द्वारा, गर्भाशय द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्लेसेंटा द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लिंगी जनन में अलिंगी जनन की स्थापनता को कहा जाता है? अपोमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस, एम्बीस्पोरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या है? अपोमिक्सिस। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट हम, मनुष्य में लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति मुख्यतः होती है X गुणसूत्र से, Y गुणसूत्र से, ऑटोसोम से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है X गुणसूत्र से। निम्न में से कौन सी बीमारी वंशानुगत होती है? स्कर्वी, दूरदृष्टि रोग, कलर ब्लाइंडनेस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कलर ब्लाइंडनेस। ये आंखों की बीमारी है साथियों, रंग पहचानने में जो है दिक्कत होती है। और यहाँ पे जो वंशानुगत आया, वंशानुगत का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी जो बीमारी होती है, यानी कि अगर पिता को है तो उसके बच्चों को होगा, उसके बच्चों को, उसको बच्चों को, ऐसे जो है बीमारी होती रहती है, तो इसे वंशानुगत कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोलिसिस होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, लाल रुधिराणु चिपक जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? ऑप्शन में मलेरिया, मधुमेह, हाइपरटेंशन या क्वाशियोरकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या है? ऑप्शन ए, मलेरिया। मलेरिया एक संक्रामक रोग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दमा श्वास रोग है, निम्नलिखित में से कौन इसका कारण है? वायुनली में संक्रमण, फेफड़ों में संक्रमण, प्लूरल गुहा में रुधिर या जल भर जाना, फेफड़ों की भित्तियों में पेशियों का संकुचन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फेफड़ों की भित्तियों में पेशियों का संकुचन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पोलियो वायरस का संक्रमण किसके द्वारा होता है? मच्छरों के द्वारा, सीसी मक्खी के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा, दूषित जल तथा खाद्य पदार्थ के द्वारा। तो किसके द्वारा?
तो ऑप्शन डी, दूषित जल तथा खाद्य पदार्थ के कारण जो है पोलियो वायरस का संक्रमण होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काला आजार रोगाणु निम्नलिखित में से कौन है? जियार्डिया, ट्राइपैनोसोमा, लेशमानिया वायरस। तो काला आजार रोग का रोगाणु कौन सा है? तो वो है ऑप्शन सी, लेशमानिया। ये काला आजार रोग का रोगाणु है। अगला है, संक्रामक रोगों जैसे हैजा को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? मच्छरों की जनसंख्या पर नियंत्रण, आसपास के सभी जलाशयों को सुखाना, लोगों को यह शिक्षा देना कि वे उबले पानी का उपयोग करें तथा खुले वातावरण में रखे भोजन पदार्थ न खाएं, स्वस्थ रोगियों के संपर्क में ना आए। स्वस्थ लोग जो है रोगियों के संपर्क में ना आए। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो वो है ऑप्शन सी, लोगों को यह शिक्षा देना कि उबले पानी का उपयोग करें तथा खुले वातावरण में रखे भोजन पदार्थ का जो है सेवन ना करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध डिप्थीरिया रोग से है? फेफड़ों का, यकृत का, कंठ का, रुधिर का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंठ का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीवाणु जनित रोगों की औषधियां अधिक होती है जबकि विषाणु जनित रोगों की नहीं, क्योंकि अधिकांश जीवाणु परपोषी होते हैं, सभी विषाणु परपोषी होते हैं और उनके चारों ओर प्रोटीन का एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। विषाणु जीवाणु से बहुत छोटे होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है, सभी विषाणु परपोषी होते हैं और उनके चारों ओर प्रोटीन का एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। इसी वजह से जो है जीवाणुओं का जो है औषधि बहुत अधिक होता है, लेकिन विषाणु के लिए औषधि नहीं होता है, बहुत कम होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कोरोना वायरस, इसके लिए भी अभी तक कोई दवाई नहीं बनाई, सिर्फ वैक्सीन बनाया गया है। अगला है, पीलिया रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? फेफड़े, गुर्दे, यकृत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यकृत। यकृत को इफेक्ट करता है पीलिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक घरेलू मक्खी नहीं है? टाइफाइड, पीला ज्वर, हैजा, पेचिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पीला ज्वर। घरेलू मक्खी नहीं है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रोगी को एक बार हो जाने के बाद प्रायः पुनः आक्रमण नहीं करता? टाइफाइड, मोतीझरा, मलेरिया, चिकन पॉक्स। कौन सा रोग जो है एक बार हो जाने के बाद पुनः आक्रमण जो है नहीं करता? तो वह है चिकन पॉक्स। एक बार हो जाने के बाद ये दोबारा नहीं होता, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। ठीक है साथियों, और ऐसा होता भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। खसरा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वायरस की वजह से होता है खसरा रोग। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा नहीं होता है? नहीं होता है बोला जा रहा है। ठीक है सर। ट्यूबरकुलोसिस, छोटी माता, प्लेग, हैजा। तो छोटी माता जो है जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। आज का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके कारण एथलीट फुट नामक बीमारी होती है? फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, शैवाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है फंगस की वजह से। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है महत्वपूर्ण प्रश्न मॉडल टेस्ट। आपका कितना सही हो आप बता सकते हो। तो आज का वीडियो देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्ले लिस्ट को जाके आप जरूर चेक कीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वीडियो मिलेंगे। बीमारी संबंधित हमने जो है अलग से वीडियो भी बनाया है, वायरस से फैलने वाली बीमारी, जीवाणु से फैलने वाली बीमारी। तो ठीक है साथियों, आप प्ले लिस्ट जरूर चेक कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।